हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश और आज हम करने वाले हैं समाज विज्ञान का मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया है। और जाके आप देख सकते हो, हिंदी का मैंने पूरा का पूरा सलूशन करा रखा है, विज्ञान का भी हमने करा रखा है। ठीक है, ये आज सामाजिक विज्ञान का मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इसकी पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और चलो आज पूरा का पूरा सलूशन देखते हैं यहाँ पे। और जैसा कि सबको मालूम है कि 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपका ओएमआर शीट पे परीक्षा होने वाला है। ठीक है, और 20 नंबर के लिए टाइम आपको 1 घंटा दिया गया है। अब आपकी मर्जी, चाहे आप 10 मिनट में कर लो चाहे 20 मिनट में कर लो, बाकी पूरा का पूरा समय 50 नंबर वाले क्वेश्चन पे लगा देना। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, और पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार पूछा गया है। और पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना की संधि से संबंधित है। कह रहा है कि बताइए कि कौन सा 1815 की जो वियना की संधि हुई थी उससे कौन संबंधित है। बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिक की जोसेफिन मेस्सी। बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो भाई जो वियना की संधि से नेपोलियन का संबंध है, किसे, नेपोलियन का संबंध है, तो वह जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरा देख लो क्या है। दूसरा है कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल। देखो बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। पहला ऑप्शन है कि सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई है, और दूसरा है कि सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। स है कि संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, और द है कि उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। स जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। बाढ़ के कारण, और सूखे के कारण, कि महामंदी के कारण, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा महामंदी के कारण, क्योंकि 1929 में महामंदी आई थी, उस समय सारे गेहूं के जितने भी फसल के रेट बहुत ही ज़्यादा गिर गए थे। ठीक है, तो महामंदी के कारण। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, चौथा प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। अमेरिका में था, कि यूरोप में था, कि अफ्रीका में था, कि इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा राइट आंसर लिखा। ठीक है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है, तो अमेरिका में स्थित था। कहाँ पे, अमेरिका में स्थित था। चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। बताना है कौन सा लक्षण इसमें से संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, कि संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, कि सर्वोच्च न्यायालय। बताओ क्या होगा राइट आंसर पांचवें का। तो इसका हो जाएगा आपका कठोर संविधान। क्या हो जाएगा, कठोर संविधान राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का। चलो आगे अगर बात करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखो अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में सामाजिक विभाजन का क्या कारण है। तो धर्म है, कि भाषा है, कि अ और व दोनों है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो सामाजिक विभाजन का जो कारण है वो धर्म के अनुसार भी और भाषा के अनुसार भी बदला जाता है, इसलिए अ और व दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। देखो प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, की स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, कि बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, की उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ 7वें का क्या राइट आंसर होगा। तो देखो अगर हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि समाज में, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ठीक है, चलो आगे अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 8वां कि राष्ट्रवाद। देखो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो भाई इसका तो आंसर सबको मालूम चाहिए कि फ्रांस से हुआ था। किससे, फ्रांस से। आगे अगर बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 देखो क्या है, कह रहा है कि ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। ठीक है, रूसो को, विक्टर इमेनुअल को, कि काल्विन को, कि यहाँ पे जोसेफिन मेसनी को। बताओ क्या हो राइट आंसर। तो भाई जोसेफिन मेसनी को उसने खतरनाक दुश्मन माना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि नागरिक में समानता को बढ़ावा देती है, कि
कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, कि अ और ब दोनों होगा, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो देखो जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि नागरिक में समानता को बढ़ावा भी मिलता है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा भी मिलता है, इसलिए अ और ब दोनों हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलो आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। करा कि मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन की संभावित संसाधन। ठीक है, बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो देखो मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, तो यह नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12। देखो क्या है राइट आंसर प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पे निम्नलिखित में पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, अधिक सिंचाई की, वनोन्मूलन की, अति पशुचारण। बताओ करें कि पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो वो है आपका अधिक सिंचाई। क्या है, अधिक सिंचाई। चलो आगे बात कर लेते हैं। देखो 13, भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है। ठीक है, बताना है कि राज्य की शिशु दर बताना है सबसे न्यूनतम है। केरल की, बिहार की, पंजाब की, हरियाणा की। क्या होगा राइट आंसर, केरल। ठीक है, क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बात करें तो किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, मतलब किया जाता है उसको। रोजगार की परिस्थितियां पे, कि आर्थिक क्रिया की प्रवृत्ति की प्रकृति पे, कि उद्यम का स्वामित्व पे, कि किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या पे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उद्यम का स्वामित्व। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग की, भूमि का उपजाऊ होना। ठीक है, भूक्षरण से कह रहा है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है इसका। ठीक है, तो देखो भूक्षरण से क्या है कि जब भूमि धीरे धीरे क्षरण होने लगेगी तो आपकी जो भूमि की उपजाऊ होगा वो अनुपजाऊ हो जाएगा, मतलब उसमें फसल नहीं उग पाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, भूमि का अनुपजाऊ होना। ठीक है, आगे अगर बात कर लेते हैं, अगला है गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। दामोदर घाटी, सोन नदी, महानदी की, चंबल घाटी। बताओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सबका आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका चंबल घाटी, क्योंकि गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं होता भाई, तो चंबल घाटी में नहीं होता, अन्यथा होता है सबके यहाँ। ठीक है, चलो अगला है प्रश्न नंबर 17। करा कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। उपज का ज़्यादा समर्थक मूल्य, वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, अधिक मजदूरी के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो भूमिहीन ग्रामीण जो मजदूर हैं, सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा हो सकता है, कि अधिक मजदूरी। क्या होगा, अधिक मजदूरी। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 18। देखो प्रश्न नंबर 18 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। अवरोधकों का लक्षण नहीं है। सरकार विदेश, सरकार को कह रहा है कि सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। दूसरा है कि सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयोजित होनी चाहिए। और स है कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। और द है कि अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स आपका, कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ये आपका लघु अवरोधकों का लक्षण नहीं है। चलो बात करते हैं अगला प्रश्न। देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बताना है कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कोयला का, भूतापीय ऊर्जा का, और वह दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ 19 का क्या होगा राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20वां, देख लो क्या है राइट आंसर। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। कह रहा है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। बताओ, पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ हुई, कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब देखो ये 50 नंबर का आप लोगों का लिखित पेपर आएगा। मैं पेपर पैटर्न समझा देता हूँ किस प्रकार का है। कह रहा है कि उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। 80 शब्द में उत्तर देना है। 4 नंबर का प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण की समीक्षा
कीजिए। हालांकि सबका आप लोगों का पूरा सलूशन दे दिया जाएगा, पूरा मैं लिख के आप लोगों को बताने वाला हूं। हालांकि पेपर का पैटर्न समझ लीजिए। फिर करा 1928 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना है और 4 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। आगे अगर बात कर लेते हैं, देखो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तब आप ये प्रश्न कर सकते हो कि जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। 4 नंबर के पूरा का पूरा सलूशन आप लोगों को मैं दूंगा जल्द ही। आप लोग 1-2 दिन इंतजार करो, पूरा सलूशन मिलने वाला आप लोगों को। तीसरा प्रश्न है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन को परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। या तो ये नहीं आ रहा है तो ये तो भाई सिंपल है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, और तर्क सहित आपको उत्तर देना है। तो दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आप लोगों को करना है, उत्तर जल्द आपको बताया जाएगा। अगला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना कीजिए। या तो दिया है कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। ये 4 नंबर वाले प्रश्न है। अब यहाँ से आपको मिलेंगे 6 नंबर का। कह रहा है कि लगभग उत्तर 150 शब्दों में आप लोगों को देना है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे और उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, ये भी आप लोगों को बताना है। 6 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, ये भी बताना है। तो दोनों में से कोई एक आप क्वेश्चन कर सकते हो, 6 नंबर का है। इसके बाद है लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। या तो आप ये कर सकते हो कि वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी या जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये नहीं आता है तब आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां देखें तो इसमें दिया है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, इसके कारण सहित उत्तर देना है। नहीं तो ये नहीं प्रश्न आ रहा था, आप ये करोगे कि मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। जैसा कि आपने देखा कि 8 प्रश्न यहाँ पर खत्म हुआ, 9वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गया। आप लोगों को मानचित्र कार्य है, मानचित्र का कार्य के एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, सब कुछ एकदम क्लियर बताया जाएगा कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये सबको आप लोगों को लोकेशन वाइज आप लोगों को एकदम बता दिया जाएगा। मानचित्र पर कोई भी परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। ये तो आप लोगों को दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए है, ठीक है। ये मानचित्रकार है, आप लोगों को ये भी पढ़ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को कि सबको लोकेशन क्या है, इस चिन्ह से आप लोगों को चिन्हित करना है, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, पूरा का पूरा सोल्यूशन हमने करा दिया सामाजिक विज्ञान का। जल्द ही पूरा का पूरा जो 50 नंबर वाला सोल्यूशन बच गया है वो भी लिखित आप लोगों का सोल्यूशन मिलने वाला है। वीडियो को लाइक कर दो। पीडीएफ पर डाउनलोड नहीं किया तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वीडियो पर जाकर वहाँ से तुरंत डाउनलोड कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।